हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के महाभारत के कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, आज से हम आपके टर्म 1 का जो सिलेबस है महाभारत के लिए उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो आपके टर्म 1 के लिए है वो उसका नाम है द्रौपदी स्वयंवर, जो चैप्टर नंबर 11 है महाभारत का, और आपके किताब की पृष्ठ संख्या 28 है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि किस प्रकार पांचों पांडव कुंती माता के साथ एक चक्रा नगरी में रह रहे हैं और वहाँ से वो कैसे बाहर निकलते हैं। मतलब चलिए, इंटरेस्टिंग कहानी है, एक्चुअली पढ़ के ही सुनाते हैं आप लोगों को। अच्छा, एक और बात, हम लोग मेरे पास इतने दिन किताब नहीं थी, अब मेरे पास किताब आ गई है आप लोगों की, तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को इन डिटेल्स लाइन बाय लाइन पढ़ा के समझाऊंगी। और वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम, हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो हम लोग डिटेल्स में कहानी को एंजॉय करेंगे और मैं छोटे छोटे बैचेस में आप लोगों को पढ़ाऊँगी। ठीक है, चलिए। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी थी। जब वो लोग एक चक्रा नगरी में जो है ब्राह्मण का वेश धारण करके जो है रह रहे थे ब्राह्मण के घर में, उसी वक्त जो है द्रौपदी के स्वयंवर की कथा भी चल रही थी। मतलब पांचाल के जो नरेश थे, पांचाल देश के जो राजा थे, उनकी कन्या द्रौपदी के स्वयंवर, यानी कि बहुत सारे राजाओं में उनको एक मतलब जन को अपना पति चुनना है, एक के गले में उसको माला डालना है, इस प्रकार का अनुष्ठान चल रहा था। मतलब इसकी तैयारियां चल रही थी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। तो ये सारे जो हमारे वीर थे, पांडव थे, ये सभी एक चक्रा से पांचाल की ओर रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए, पांडव भी उनके साथ चल दिए। मतलब एक चक्रा नगरी से जितने भी ब्राह्मण के झुंड जा रहे थे, इनके साथ पांडव ये भी ब्राह्मण वेश में ही रह रहे थे, ये भी चल दिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके, और उसके बाद पांचों भाई जो है माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में रहे। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे, और पांचाल देश में जाकर भी उन्होंने अपना जो है छद्म वेश नहीं त्यागा कि कहीं से दुर्योधन को पता न चल जाए और फिर से वो कोई नई चाल नाम चल दे, इस कारण कोई उनको पहचान न सके। स्वयंवर मंडप में एक बृहदाकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों से बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर टंगे हुए निशाने यानी मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। उन्होंने जो है मतलब राजा द्रुपद ने एक ऐसी व्यवस्था की थी, एक ऐसी योजना की थी, जिससे ये पता चल जाए कि जो ये कार्य कर रहा है वो श्रेष्ठ धनुर्धर है। क्योंकि उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट रेडी किया था जो कि किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए उस अरेंजमेंट को भेद पाना नामुमकिन था। कैसा था मैं बता रही हूँ आप लोगों को। नीचे एक तेल का बड़ा सा पात्र है, ऊपर क्या है, ऊपर एक चक्री की तरह एक यंत्र घूम रहा है, उसके ऊपर एक सोने की मछली को अटैच किया हुआ है। अब क्या करना होगा कि उस मछली को मतलब चिपकाया नहीं है, लेकिन किसी तरह से उसको अटैच किया है, और एक बड़ा सा धनुष बाण जो है रखा हुआ है, जिसके स्ट्रिंग्स जो हैं वो तार से बने हुए हैं।
वो काफ़ी भारी है। हमने शिव धनुष के बारे में रामायण में पढ़ा था, तो वहाँ भी ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट था, लेकिन यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो भगवान शिव के आशीर्वाद वाला धनुष था जिसको उठा पाना नामुमकिन था। और यहाँ पर जो है वो ऐसा मतलब साधारण मनुष्य के लिए नामुमकिन था। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक भारी सा, एक तो भारी धनुष, ऊपर से उस धनुष को उठाकर तेल के पात्र में प्रतिबिंब को देखकर, रिफ्लेक्शन को देखकर वो यंत्र घूम रहा है। उस घूमते यंत्र पर आपको निशाना करना है। और वो जो घूमने वाला यंत्र है वो कैसा है, वो बीच से हॉलो है, एक सर्कल है, सर्कल में वो लगाया हुआ है। मतलब जब आप उसके ऊपर ऐसे, सपोज आप ऐसे निशाना लगा रहे हैं और ये आपका वो मछली है, तो ये ऐसे करके घूम रहा है। तो जब ये इस जगह आएगा तब आपको तीर छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो निशाने पर टिक पाएगा। तो ये भी चीज़ आप देख करके नहीं कर सकते हैं। आपको तेल के पात्र में, पानी में भी फिर भी ठीक ठाक रिफ्लेक्शन आ जाता है, तेल में ब्लर्ड विजन रहता है, उसमें देख करके करना है। और सिर्फ मछली पर तीर ही नहीं मारना है, निशाना इतना अचूक होना चाहिए कि मछली तीर पाकर वो गिर जाए। अब वो नॉर्मल मछली भी नहीं है, मेटल की मछली है, सोने की मछली है, तो सोचिए कितना डिफिकल्ट अरेंजमेंट है। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। अब ऐसा अरेंजमेंट किया है, लेकिन द्रौपदी इतनी सुंदरी थी कि उसके लिए दूर दूर से अनेक वीर आए थे। सभी वीरों को ही आना है। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे अंग नरेश कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए। यहाँ भी दुर्योधन पहुंच गया है। सिर्फ अकेला वो ही नहीं, उसके सभी भाई, मतलब वो 100 भाई, श्री कृष्ण आए हैं, शिशुपाल आए हैं, जरासंध आए हैं और अंगराज कर्ण भी आए हैं। दर्शकों की भारी भीड़ थी, बहुत सारे दर्शक भी इस ऐतिहासिक दृश्य का साक्षी बनने आए थे। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। सबसे पहले राजकुमार धृष्टद्युम्न, द्रौपदी का भाई, वो आगे आया। हाथ में फूलों का हार लिए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में जो है पदार्पण किया। और राजकन्या कैसे आती है, हाथी पर आती है, हाथ में फूलों का माला पकड़ी हुई है, वरमाला पकड़ी हुई आती है और सभा में पदार्पण यानी प्रवेश करती है। माला लेकर आई है, जो उसके पिता द्वारा रखे गए शर्त को पूरा कर पाएगा वो वरमाला उसी को पहनाएगी। तो कहानी इंटरेस्टिंग है। इसी मोड़ पर आज इसको समाप्त करते हैं। अगले दिन हम कहानी आगे बढ़ाएंगे। सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद।